हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो आज एक बार फिर से हम इस दुआ को 3 मरतबा और पढ़ते हैं, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर जो पाक परवरदिगार का अज़ाब नाजिल हो रहा है और ख़ुदा की बारगाह में इस दुआ की मार्फत हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अज़ाब से बचाए सभी को। तो आप सभी मेरे साथ 3 बार इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, अपनी जो उर्दू ग्रामर को लेकर, उर्दू क़वाइद को लेकर आपके जो रीट और सीटेट का जो पाठ्यक्रम है, उसके जो टॉपिक्स हैं उस विषय वस्तु को अपन पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले अगर हमारी जो क्लासेस हुई थी नज़्म को लेकर, जो आपके सिलेबस में उर्दू नस्र और नज़्म का जो टॉपिक है उसके अंदर जो नज़्म वाला टॉपिक है उसको हमने पढ़ लिया था। और उस नज़्म को वाले वीडियो को अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी पहले आप उस वीडियो को देखें, और उसके बाद में आज जो मैं नज़्म के टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस मॉडल पेपर को, इस टेस्ट पेपर को हम हल करते हैं। तो बराए मेहरबानी पहले नज़्म वाला वीडियो देखें, उसके बाद में आज के इस टेस्ट पेपर को हम हल करते हैं। तो जो हमने नज़्म के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा है उससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, अब बिना देर किए आज की इस क्लासेस को शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है साथियों, नज़्म के लग़वी माने क्या हैं? नज़्म के लग़वी माने क्या हैं? धागे खोलना, धागे में मोती पिरोना, और डोर उधारना, और नज़्म नस्क़। तो इसका मतलब पहला जो सवाल है इसका आंसर है धागे में मोती पिरोना। आपको अगर इससे पहले नज़्म वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें, ताकि ये आराम से आप इस पेपर को कर पाएंगे। तो पहले सवाल का आंसर हो गया धागे में मोती पिरोना। तो किसी मौजू या मंज़र या वाक़या को सिलसिलेवार किसी सिन्फ़ सुख़न में बयान, किस सिन्फ़ सुख़न में बयान किया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी सिन्फ़ है, ऐसी कौन सी जिसमें शायरी की कौन सी किस्म है जिसमें मौजू, कोई विषय वस्तु या मंज़र जो नज़ारा है या वाक़या है उसको सिलसिलेवार बयान किया जाता है? तो गज़ल है, या आज़ाद गज़ल है, या नज़्म है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नज़्म हो जाएगा, क्योंकि गज़ल के अंदर साथियों सिलसिलेवार बयान नहीं होता है, क्योंकि उसके हर मौजू के बाद, हर शेर के बाद में उसका विषय वस्तु चेंज हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नज़्म हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी, कसीदा, क़िता और रुबाई किस सिन्फ़ में आती है? तो आपको जब मैंने नस्र और नज़्म वाला टॉपिक्स पढ़ाया था, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं, ये इधर नस्र वाली पार्ट्स पढ़ाया था, इधर नज़्म वाला पार्ट पढ़ाया था। आप इससे पहले अगर वो भी वीडियो देख लें तो आपके सारा कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से मैंने समझाया था कि ये कसीदा, क़िता, रुबाई ये सिर्फ किस सिर्फ में आते हैं? ये नज़्म में आते हैं, क्योंकि नस्र के अंदर दास्तान है, ये जो कहानी है या कोई यादें हैं, ये सब नस्र में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नज़्म हो जाएगा। किसी एक उन्वान को मुंतखब करके सिलसिलेवार किस में बयान किया जाता है? किसी एक ही उन्वान को लेकर किस में बयान किया जाता है? नज़्म में बयान किया जाता है। क्योंकि देखो, गज़ल के अंदर तो अलग अलग उन्वान होते हैं हर शेर का, और मरसिया किसी मरने वाले पर लिखा जाता है, और कसीदा किसी की मिदह में, किसी की तारीफ़ में, किसी की बुराइयों के अंदर लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी एक उन्वान को सिलसिलेवार यानी लगातार अगर जो जिसमें बयान किया जाता है तो वो कौन सा होगा? आपका राइट आंसर नज़्म में होगा। अगला सवाल देखते हैं, किस सिन्फ़ सुख़न में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है? तो देखो, गज़ल के अंदर और रुबाई के और क़िता और नज़्म, इसका राइट आंसर तो वैसे नज़्म है। और आगे हम जो क्लासेस होगी जिसमें गज़ल को भी हम समझेंगे, रुबाई में को भी हम समझेंगे, क़िता को भी हम समझेंगे, उसमें इनकी तादाद मुकर्रर है। वैसे देखा जाए तो इतना ही बता दूँ कि जैसे रुबाई की 4 है, क़िता की कम से कम तो 2 होने ही चाहिए, और अधिकतम 4 या 6 जो भी होती है। गज़ल के भी कम से कम 5, 7, 11, 21, मतलब इसकी भी अशार जो हैं वो मुकर्रर होते हैं। लेकिन नज़्म एक ऐसी सिन्फ़ है जिसके अंदर अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। अगला सवाल है, रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी ज़रूरी नहीं है।
रदीफ़ और काफ़िया की। अब ये रदीफ़ और काफ़िया क्या है, इससे अगली वाली क्लासेस जो होगी वो गज़ल वाला टॉपिक्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ामियों से। इसके अंदर इसको मैंने अच्छे से आपको समझाया है रदीफ़ और काफ़िया के अंदर, ज़िंदगी में आपके दोबारा कन्फ्यूज़ नहीं होगा। तो इससे आगे वाली जो क्लास आएगी उसको आप ज़रूर देखना, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी किस में ज़रूरी नहीं होती है, तो साथियों वो है आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म में, क्योंकि नज़म की दो किस्में पढ़ी थी हमने, मुअर्रा नज़म और आज़ाद नज़म। तो इसके अंदर आज़ाद नज़म ऐसी नज़म है जिसके अंदर रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं होती। अगला सवाल है, हर मिसरा किसी न किसी बहर में हो, ऐसी सिनफ़ को क्या कहते हैं? किसी न किसी बहर या वज़न में हो तो उस सिनफ़ को क्या कहते हैं साथियों? आज़ाद नज़म कहते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों, हमने जब मुअर्रा नज़म और आज़ाद नज़म पढ़ा था ना, तो मैंने समझाया था कि मुअर्रा नज़म के अंदर रदीफ़ और काफ़िया की तो पाबंदी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आज़ाद नज़म के अंदर, उसमें मुअर्रा नज़म के अंदर ये अशार की जो पाबंदी है वो यहाँ तक, जैसे ये 4 अशार है, इनकी बहर या इनका वज़न जो है वो बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन आज़ाद नज़म के अंदर ये पाबंदी भी हट जाती है, इसके अशार की भी पाबंदी हट जाती है, लंबा छोटा बड़ा जो भी है वो अशार बन सकता है, और रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी भी हट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके आज़ाद नज़म। अगला सवाल देखें, ऐसी नज़म जो शायरी की सभी पाबंदियों से आज़ाद हो क्या कहलाती है? नसरी नज़म कहलाती है। ये वैसे आपके चैप्टर में तो मैंने पढ़ाया नहीं था, वैसे ऐसे ही बताया था मैंने, क्योंकि देखो साथियों ये वैसे नज़म की 4 किस्में मानी जाती है। जैसे ये जो आज़ाद नज़म और मुअर्रा नज़म तो थी मैंने समझा दी थी आपको, और जदीद नज़म वैसे ये नज़म का नया रूप था, क्योंकि पहले जो नज़म की जो विषय वस्तु थी वो कोई फ़िक्स नहीं थी, जिससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं आते थे। फिर जदीद नज़म एक ऐसी नज़म आई जिसके अंदर इसके अंदर इस्लाह की कोशिश की गई। हमारे जो शायर थे, शोरा थे, उन्होंने नज़मों के अंदर ऐसी विषय वस्तु को चुना जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आए, तो वो जदीद नज़म होती है। नसरी नज़म होती है वो कि भाई इसके अंदर नज़म की जितनी भी पाबंदियाँ होती है वो हट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसरी नज़म। अगला सवाल है, सभी मिसरे एक बहर में हैं और रदीफ़ और काफ़िया ना हो, ऐसी नज़म क्या कहते हैं? तो मुअर्रा नज़म है। अभी मैंने बताया था आपको इससे पहले, यानी रदीफ़ और काफ़िया की तो पाबंदी नहीं है इसमें, लेकिन जो नज़म है उसके जो मिसरे हैं वो एक बहर में हो। जैसे मान लो कि 4 अशार हैं, ये 4 अशार, ये चारों एकदम बराबर हो तो एक बहर में हो, तो वो क्या हो जाएगा? किस नज़म में होगा? मुअर्रा नज़म के अंदर। अगला सवाल, नज़म के शुरुआती नक़ूश किस शायर के यहाँ मिलते हैं? यानी कि जब नज़म का शुरुआती दौर था, नज़म का शुरुआती दौर जब देखें हम, तो ऐसा कौन सा शख्स था जिसकी शायरी में हमें नज़म के कुछ शुरुआती अंश मिलते हैं? तो उसके अंदर कली कुतुब शाह नाम का एक बादशाह था जो बहुत बड़ा शायर था, और उसकी नज़मों के अंदर हमें नज़म के शुरुआती अंश मिलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सही तौर पर नज़म की इब्तिदा किस शायर ने की थी? सही तौर पर, तो आपको इसका नाम याद रखना साथियों, नज़ीर अकबर आबादी ने ना उर्दू अदब के अंदर नज़म की शुरुआत सबसे पहले अच्छी तरीके से करने वाले कौन थे? वो नज़ीर अकबर आबादी थे। अगला सवाल, हिंदुस्तानी शायरी में अवामी मौज़ूआत का शायर कौन है? अवामी मौज़ूआत का मतलब जो कौम को लेकर, जो पब्लिक है, जो आवाम है इस देश की, उनके क्या क्या मौजू हैं, जैसे गरीबी है, बेरोज़गारी है, और उनकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, उन विषय वस्तु को चुनने वाले उर्दू अदब के अंदर अपनी नज़मों को, इन विषय वस्तु को लेने वाले कौन से शायर हैं? नज़ीर अकबर आबादी। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है साथियों, नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ पर 2 सवाल हो गए। एक तो नज़ीर अकबर आबादी ने सबसे पहले सही तौर पर जो नज़म की इब्तिदा शुरू की थी, और दूसरा इन्होंने अपनी जो विषय वस्तु रखी थी नज़म के अंदर वो आवाम के मौज़ूआत को शामिल किया था उन्होंने। अगला सवाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी शायरी का आगाज़ किया? तो इसके अंदर देखो, मौज़ूआती जदीद शायरी, रिवायती शायरी, और कहना मश्क शायरी और आज़ाद शायरी। तो इसका राइट आंसर वैसे मौज़ूआती जदीद शायरी है। अब वो क्यों है साथियों? आपको पता है, जब मैंने इस वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जब जदीद नज़म को लेकर जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसके अंदर मौज़ूआती जदीद शायरी, कहने का मतलब जो भी जदीद शायरी होगी उसके अंदर मौजू ज़रूर होगा, उसके अंदर ऐसा मौजू होगा जो आवाम को जिससे सबक मिले, जिससे समाज में परिवर्तन हो, समाज में सुधार हो। ऐसे मौजू को अगर शामिल करेंगे तो वो जदीद शायरी के अंदर आएगा। तो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को और अल्ताफ़ हुसैन हाली को। ठीक है, तो मौज़ूआती जदीद शायरी इसका आंसर हो जाएगा। इस्माइल मेरठी ने
किसके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़म लिखी? ये सीधा सवाल पूछते हैं साथियों। इस्माइल मेरठी ने किसके लिए मुख्तलिफ शायरी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखी? बूढ़ों के लिए या शायरों के लिए या बच्चों के लिए या लोगों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए। इस्माइल मेरठी ने किस पे नज़में लिखी हैं? बच्चों के लिए। तंज़ो मज़ाह के शायर कौन हैं? तो अकबर इलाहाबादी। तंज़ो मज़ाह के शायर कौन हैं? ये आपके एक सिनफ़ है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मगरिबी तहज़ीब पर तंज़ और मशरिकी तहज़ीब की हिमायत किस शायर ने की थी? कहने का मतलब मशरिक़ और मगरिब, आपने साथियों उर्दू के जिस तरीके से हिंदी के अंदर होता है ना साथियों, इस तरीके से 4 दिशाएं होती है, उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इसी तरीके से उर्दू के अंदर होता है जैसे शुमाल, जुनूब और मशरिक़ और मगरिब। जैसे जिस तरफ अपने सूरज तुलू होता है वो होती है मशरिक़, और जो सूरज डूबता है वो होता है मगरिब, और जिसको अपन बोलते हैं ना उत्तर, वो होता है शुमाल, और दक्षिण को जुनूब या दक्किन भी बोलते हैं अपन। तो कहने का मतलब ये है, मगरिबी तहज़ीब पर तंज़ और मशरिकी तहज़ीब की हिमायत किस शायर ने की थी? मगरिबी तहज़ीब जो थी, यानी कि मगरिबी जो तहज़ीब थी, मशरिक़ और मगरिब, तो उसके अंदर मगरिबी तहज़ीब पर तो मतलब कटाक्ष के रूप में शायरी किसने की थी, और मशरिकी तहज़ीब को जो आवाम की हिमायत के लिए इस्तेमाल की गई थी, तो उसका जो शायर था वो कौन था? अकबर इलाहाबादी था। क्या तो कौन सा शायर था? मतलब इन्होंने मगरिबी जो तहज़ीब थी इसके ऊपर तो तंज़ का मतलब हिंदी में अपन समझते हैं कटाक्ष किए थे इसके ऊपर अच्छी तरीके से, लेकिन हिमायत करने वाली वो थी मशरिकी तहज़ीब। तो ये किसका मानना था? अकबर इलाहाबादी का। चकबस्त ने किस तरह की शायरी की? इश्क व आशिकी की, रिवायतें की, हुब्बुल वतन परस्ती या इस्लाही? तो चकबस्त ने भी हुब्बुल वतन परस्ती, याद रह जाएगा साथियों। कौम को बेदार करने वाली शायरी किसने की? ये बहुत अच्छा सवाल है साथियों। कौम को बेदार करने वाली शायरी किसने कही थी? अल्लामा इकबाल ने कही थी। किसने कही थी? अल्लामा इकबाल ने। और 1936 में तरक्की पसंद तहरीक ने किसको फ़रोग़ दिया था? तरक्की पसंद तहरीक, याद रहे साथियों, तरक्की पसंद तहरीक ने किसको फ़रोग़ दिया था? जदीद नज़म को फ़रोग़ दिया था। ना तो कसीदे को किया था, ना कदीम शायरी को किया था, और इनमें से कोई ये सवाल तो हो ही नहीं सकता। तो किसको फ़रोग़ दिया था? जदीद नज़म को। अंजुमन पंजाब की बुनियाद किस सन में रखी गई थी? 1874 के अंदर। किस सन में रखी गई थी? 1874 में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी निगरानी में अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपके कर्नल हॉलरॉयड, यानी इनकी ज़ेर निगरानी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी, जिसके अंदर जदीद नज़म के जो मौज़ूआत हैं उनकी विषय वस्तु पर आपने इसके ऊपर अपने विचार दिए थे। इसको अपनाने का आपने जो जितने भी शायर थे उनको पाबंद किया था कि आप अपने जदीद नज़म में आवाम के जितने भी मौज़ूआत हैं उनको शामिल करें। तो इस तरीके से साथियों आपके जो नज़म को लेकर जिस तरीके से सवाल बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसको मैंने आपके सामने रखा। आप इस आराम से इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें। आपके ये चैप्टर अच्छे से तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने इससे पहले जो नज़म वाला टॉपिक है उसको आपने अच्छे से नहीं देखा है, तब तक ये चैप्टर आपके अच्छे से सवाल नहीं होंगे। आप पहले बराए मेहरबानी नज़म वाला वीडियो देखें, उसके बाद में इस पेपर को हल करने की मेहरबानी करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान ज़बान में ये पेपर आप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो बराए मेहरबानी उन अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जो पहली बार उर्दू लैंग्वेज के लिए लेते हुए सीटेट और रेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए और मुझे भी मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।